वेरी स्वीट नमस्ते एंड वार्म वेलकम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 क्वेश्चंस की, यानी 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। देखिए हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है 1700 प्लस क्वेश्चन को कवर करना जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। और इससे पहले हम 6 वीडियोस बना चुके हैं, यानी 6 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पे। अनुराग एजुकेशनल एकेडमी पे आप जाएंगे तो उसमें जब प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट अवेलेबल है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर क्लिक करिए और इस पूरे सीरीज को अपने शेड्यूल में शामिल करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जल्द से जल्द आप उसे कवर करिए। और मैं कोशिश करूँगा कि इस सीरीज़ को जल्द से जल्द कवर करूँ, यानी मैं 60 वीडियोज़ लेकर आऊँगा जिसमें ये 7th वीडियो है। ठीक है, और एक चीज़ और, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल अनुराग एजुकेशनल एकेडमी ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ बहुत सारे पावरफुल इंसाइट मिल जाएंगे आपको, इन्फोग्राफिक्स मिल जाएंगी, बुक्स मिल जाएंगी, मेरी हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगी आपको, और साथ ही साथ मैं वहाँ पर क्वेश्चन अपलोड करता रहता हूँ, क्वेश्चन की क्विजेस डालता रहता हूँ, वो सब आपको मिल जाएंगी जो काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। सो लेट गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा मैं यहाँ लिख पाऊंगा नहीं क्योंकि मैं स्क्रीन का यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर किसी कीपैड का यूज़ नहीं कर रहा हूँ जिसपे मैं लिख सकूँ, ठीक है, या राइटिंग पैड का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ स्क्रीन का यूज़ कर रहा हूँ, तो ज़्यादा मैं लिख नहीं पाऊंगा। मैं ज़्यादातर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, आप ध्यान से सुनिए और क्वेश्चन को चाहिए तो वीडियो पॉज करके पढ़ भी लीजिए, उसके बाद खुद आंसर दे लीजिए, फिर आप जो है वीडियो आगे देखिए। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, आप बहुत बार इसको सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप पिछले वीडियोस को, मेरे जो 10 क्वेश्चन सीरीज है, आप उसको अगर फॉलो कर रहे होंगे, अगर आप जो 30 क्वेश्चन सीरीज अगर आप इसको फॉलो कर रहे होंगे तो 6 वीडियोस में बहुत बार ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कौन कौन से? देखो, कार्डिनल यूटिलिटी की जब हम बात करते हैं तो कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी किससे रिलेटेड है? जाहिर सी बात है, कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी अल्फ्रेड मार्शल के समय की है। ठीक है, यानी इनके द्वारा दी गई थी। रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी की बात करें तो ये पॉल एस सैमुअल्सन 1939 में, इस 1939 में, जिनको 1970 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ दिया गया था, इन्होंने दिया था। ठीक है, इंडिफरेंस प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ डिमांड, इसको हिग्स और एलन के द्वारा डेवलप किया गया था, बाकी एजवर्थ ने दिया था इसको। और यूटिलिटी इंडेक्स अंडर अनसर्टेनिटी की अगर हम बात करें तो न्यूमैन एंड मॉगस्टन की आप नाम आ जाता है, यानी एनएम इंडेक्स भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, 2413। ठीक है, तो आप बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एजर्सन और रीजन का क्वेश्चन है, सिंपल, इसमें और कुछ नहीं है। नॉन कोलिसिव मॉडल ऑफ ओलिगोपोल, नॉन कोलिसिव मॉडल ऑफ चैम्बरलिन asserts that a stable equilibrium can be reached if each firm charges monopoly prices are equally set the market demand for their products। बिल्कुल सही बात है। देखो, सबसे पहले कॉर्नट आए थे, ठीक है, कॉर्नट ने क्या आउटपुट वार की बात की थी, उसके बाद आए बर्ट्रैंड, इन्होंने प्राइस वार की बात की, उसके बाद स्टेगलबर्ग आए, एडजवर्थ आए, उसके बाद फिर चैम्बरलिन और फिर आए पॉल एम स्वीजी। ठीक है, तो यहाँ जो ये चैम्बरलिन जो है वो कॉर्नट के मॉडल के बाद थोड़ा सा उसको एक्सटेंड किया था। कॉर्नट क्या कहते थे कि जो फर्म्स हैं वो नेव हैं, भोले हैं, बिल्कुल एकदम वो बहुत सीधे साधे हैं, ज़्यादा उन्हें कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन जब चैम्बरलिन आए तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, फर्म आर नॉट नेव, दे लर्न फ्रॉम देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस, वो अपने पिछले अनुभवों से सीख रहे हैं, चतुर हैं, चालाक है, इवन कह लीजिए मॉडर्न मैन है। ठीक है, तो ये जो नॉन कोलिसिव ओलिगोपॉली की बात करी, नॉन कोलिसिव मॉडल की बात की जाती है चैम्बरलिन की, तो ये ओलिगोपॉली मॉडल में यूज़ तो किया जाता है, लेकिन ये एक्चुअली मोनोपोलिस्टिक मॉडल है, इसमें मोनोपोली प्राइस की बात कही जाती है। देखो इसमें यहाँ ऐसा होता है, ये मार्केट डिमांड कर्व है, ठीक है, ये एमआर है, ठीक है, ये ए के लिए, फॉर्म ए के लिए ये एमआर हो जाता है। अब यहाँ मैं ज़्यादा लिख नहीं पाऊंगा, मैं किसी दिन इसका लेक्चर लेकर आपको समझा दूंगा कि कैसे पूरा मॉडल क्या कहता है। ये एमसी है, तो जहाँ एमसी एमआर काटा वहाँ पर ये क्या हुआ, इसका इतना आउटपुट और इतना प्राइस बन गया। ठीक है, बाद में जब फर्म बी इंटर करता है तो वो इतना बनाता है और वो इतना प्राइस चार्ज करता है। तो जब कॉर्नट की मॉडल बात करते हैं तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन जब चैम्बरलिन की बात करते हैं हम तब वो सही नहीं रह जाता। और यहाँ पे वो कहता कि नहीं, ऐसा करो, तुम अपना जो है प्राइस बढ़ाकर यहाँ तक ले आओ, मैं अपना आउटपुट कम कर ले रहा हूँ। तो ये क्या करता है, अपना आउटपुट यहाँ तक कम कर लेता और ये प्राइस दोनों जो है मोनोपोली प्राइस पर बेचने लगते हैं। और क्या होता है, ये टैक्सिट कोल्यूशन करते हैं। ठीक है, ये मतलब ओपन मार्केट में नहीं आते हैं कि देखो हम लोग मिल गए, ये नॉन कोल्यूसिव है, नॉन कोल्यूसिव, ये आप ओपन मार्केट में नहीं आते कहते हैं कि हम मिल गए, ये अंडर द टेबल क्या
क्या होती है, बात कर लेते हैं और आपस में प्राइजेस बढ़ा लेते हैं, आउटपुट कम कर लेते हैं और क्या करते हैं अल्टीमेटली मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, क्या करते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो रीजनिंग क्या दे रखा है, फर्म रिकॉग्नाइज म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, बिल्कुल फर्म को पता चल जाता है कि हाँ हम इंटरडिपेंडेंट हैं, हमारा अकेले अकेले कोई अस्तित्व नहीं होगा, दोनों का नुकसान होगा, ठीक है। इन द टर्म्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन विद रिगार्ड द प्राइस डिसीजन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विच विल बी रियलाइज प्राइस आर डिटरमाइंड एट अ लेवल विच इक्वल द मार्जिनल कॉस्ट। तो रीज़न बिल्कुल सही दे रखा है और एजर्शन भी बिल्कुल सही दे रखा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ये मोनोपोली प्राइस चार्ज करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के लिए समस्या हो जाती है क्योंकि समझ में नहीं आता कि क्या वो रीज़न सही है कि नहीं है, ठीक है। एजर्शन रीज़न दोनों सही ठीक है, लेकिन क्या वो रीज़न उसका सही है कि नहीं है, इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका क्या आंसर क्या सही हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा आपका ए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच टू डेरिवेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अगर रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी की सहायता से हम इंडिफरेंस कर्व को डिराइव करें तो क्या होगा, उसमें एजम्पशंस क्या होंगे। एज्यूम द स्टेबिलिटी ओवर टाइम ऑफ एन ऑब्जर्व्ड पर्सन टेस्ट, assume that all people have identical taste, relies on repeated observation of the market behavior of a single person, is correctly described by A and C। A and C तो बिल्कुल सही है क्योंकि B जो है assume that all people have identical taste, बिल्कुल नहीं, सभी का अगर identical taste हो जाएगा तो रिवेल्ड प्रेफरेंस का फिर मतलब ही क्या है, तो प्रेफरेंस का मतलब ही क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका D सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू इन द केस ऑफ किन्सियन इकोनॉमिक्स। जब किन्सियन इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, वैसे मैं इस बार पहली बार वीडियो शूट कर रहा हूँ जिसमें मैं मतलब मेरा चेहरा खुद आ रहा है। इससे पहले क्या होता है, जब मैं चेहरा सामने आता है ना तो मोबाइल को मुझे थोड़ा हाथ से दूसरे हाथ से सपोर्ट देना पड़ता है, अदरवाइज देखो ऐसे आएगा, ऊपर का पूरा मतलब छत आएगी, मेरा मुंह नहीं आएगा तब ना, और तब मुझे जो है हाथ से उठाए रहना पड़ता है और इसलिए मैं ज़्यादा इफिशियंट वे में लिख नहीं पाता हूँ उस पर। तो जितना मैं लिख पा रहा हूँ, जितना मैं बता पा रहा हूँ, उतना आप समझिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट होल्ड ट्रू इन द केस ऑफ द किन्सियन इकोनॉमिक्स। तो इसमें क्या ऑप्शंस क्या है, वेलोसिटी ऑफ मनी इज एन अनस्टेबल फंक्शन ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट्स, बिल्कुल सही। लेबर इज अ सब्जेक्ट टू द मनी इल्यूजन, मनी इल्यूजन कॉन्सेप्ट क्या है, अगर जिनको पता हो वो कमेंट बॉक्स में बहुत ही अच्छे से समराइज वे में डिस्क्राइब करें इसको। एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन टेंड्स टू बिकम फ्लैट एट द लेवल ऑफ आउटपुट वेल below full employment and become steeper at the full elasticity at the full capacity reached। सिंपल, आप जानते हैं कि यहाँ पहले ये ऐसे जाता है और उसके बाद ये क्या होता है, स्टीप हो जाता है, ठीक है, क्यों, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, और इक्विलिब्रियम उससे पहले ही लेवल पहुँच जाता है, और ये जो जितना गैप बचता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। किन्सियन अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू द लेक ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट होता ही होता है, उसको कहते हैं इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें कंफ्यूज मत होना, जब क्लासिकल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं हम तो वहाँ बात करते हैं हम वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की, और जब हम किन्सियन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की ड्यू टू द लेक ऑफ एग्रीगेट डिमांड, या डिमांड साइड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं इसको। फिर ठीक, ये भी सही है। एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल इज वर्टिकल एंड आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर कंप्लीटली सप्लाई डिटरमाइंड, बिल्कुल। देखो एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल इज वर्टिकल, वर्टिकल तो होता है लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। क्लासिकल में क्या होता था, वो नॉर्मली वर्टिकल मानते थे, लेकिन किन्सियन में वो एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जब जाती है तब वो जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर वर्टिकल होती है, उससे पहले क्या होता है, वर्टिकल नहीं होती है, और उससे पहले इक्विलिब्रियम लेवल संभव होता है। और जो एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट है वो डिटरमाइंड बाय एग्रीगेट सप्लाई, सॉरी एग्रीगेट डिमांड, नॉट एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, ड्यू टू द सप्लाई डिटरमाइंड। सप्लाई डिटरमाइंड नहीं होता है, वो तो किन्सियन कहते थे, जेबी से जीन बैप्टिस्ट से कहते थे कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, सप्लाई अपनी जो पूर्ति है वो अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। वो तो क्लासिकल का कहना था ना, किन्स क्या कहते थे, एग्रीगेट डिमांड सब कुछ होता है। तो यहाँ डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोबिन्स क्यू थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडिकेट्स दैट फर्म्स ऐड टू देयर स्टॉक ऑफ कैपिटल व्हेन। देखो टोबिन की जो क्यू थ्योरी ना वो बॉमोल एंड टोबिन वाले हैं, टोबिन्स की एक और इन्वेंटरी अप्रोच भी है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शंस क्या हैं, द रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ देयर रियल एसेट्स एक्सीड्स द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर फाइनेंशियल एसेट्स, द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर फाइनेंशियल एसेट्स एक्सीड द रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ देयर रियल एसेट्स,
ठीक है। अब उसके आगे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत है क्या? नहीं, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो टोबिन्स क्यू होता ही क्या है, रेशियो होता है, ठीक है। और वो रेशियो किस चीज़ का, देखो यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन तैयार होंगे। कभी कभी क्यू, टोबिन्स क्यू का रेशियो भी पूछ लेते हैं। मैं यहाँ और बता रहा हूँ आपको, 1969 में से दिया गया था। द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर फाइनेंशियल एसेट्स एक्सीड द रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ देयर रियल एसेट। एक्चुअली समझो, द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर फाइनेंशियल एसेट, इसको क्या कहते हैं, इसको न्यूमरेटर में करते हैं, और जो द एक्सीड द रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ देयर रियल एसेट, इसको हम यहाँ रखते हैं, यानी डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो जब न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी तभी तो क्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर फाइनेंशियल एसेट एक्सीड्स द रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ देयर रियल एसेट्स, यानी यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, जब Q इज ग्रेटर देन 1 होगा तब क्या होगा, तब आपका जो ये फर्म ऐड टू देयर स्टॉक ऑफ कैपिटल व्हेन Q इज ग्रेटर देन 1, यानी जब Q इज ग्रेटर देन 1 यानी मार्केट वैल्यू ऑफ देयर फाइनेंशियल एसेट इज ग्रेटर देन द रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ देयर रियल कॉस्ट, ठीक है। यानी उस समय Q इज ग्रेटर देन 1 यानी इन्वेस्टमेंट होगा, और जब Q इज लेस देन 1 यानी क्या होगा, आपके रिप्लेसमेंट वैल्यू ज़्यादा है और मार्केट वैल्यू, आपके न्यूमरेटर की वैल्यू कम है और डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, कम होगा। और इफ़ Q इज इक्वल टू 1 यानी ये दोनों बराबर, ना तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और ना ही इन्वेस्टमेंट घटेगा। तो आई थिंक अगर टोबिन Q से रिलेटेड इस तरह कुछ क्वेश्चन घुमाकर पूछ लेते हैं कि इफ टोबिन्स Q रेशियो में Q इज ग्रेटर देन 1 है, Q इज लेस देन 1 है, Q इज इक्वल टू 1 है, तो कैपिटल स्टॉक में क्या चेंजेस आएंगे, या फर्म्स कैपिटल स्टॉक में चेंजेस करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जो Q रेशियो होता किन किन के बीच में, तो आप जानते हैं कि द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर फाइनेंशियल एसेट और उसमें रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ देयर रियल एसेट, यानी फाइनेंशियल एसेट अपॉन रियल एसेट, यानी फाइनेंशियल एसेट्स की मार्केट वैल्यू और रियल एसेट्स की क्या, रिप्लेसमेंट वैल्यू, इसका जो है वो रेशियो होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन करंट इनकम इंक्लूड्स नेगेटिव ट्रांसफर इनकम। कितना अच्छा क्वेश्चन। देखो अब अगर जब करंट इनकम और इस सब की बात करते हैं, वैसे हमें समझ में आ जाती है कि हम मिल्टन फ्रीडमैन की बात कर रहे हैं और परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं। कब दिया गया आप इसे मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ इसको, मतलब जब से मैंने सीरीज स्टार्ट करी है। कुछ क्वेश्चन तो मैं खुद ही बोर हो जाता हूँ कि अरे ठीक है, बार बार वही चीज़ क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या है, when current income includes negative transitory components relating consumption with current income will produce an average propensity to consume that is lower than the long run average propensity to consume, and average propensity to consume that is higher than the average long run propensity to consume। देखो बात समझो, जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस वो क्या कहती है कि जो कंज्यूमर का कंजम्पशन है वो डिपेंड करेगा उनके परमानेंट इनकम पर, ठीक है, उनके ट्रांजिटरी इनकम पर नहीं। लेकिन इन द लॉन्ग रन, वो लॉन्ग रन की बात करते हैं कि लॉन्ग रन में ट्रांजिटरी इनकम आपकी जीरो होगी और परमानेंट इनकम आपकी जो है वो सस्टेन करेगी, यानी आप कंजप्शन करोगे अपने लॉन्ग रन में परमानेंट इनकम के बेसिस पर। लेकिन जब शॉर्ट रन में जो ट्रांजिटरी इनकम मिलता है आप उस बेसिस पर अगर कंजप्शन करते हो तो आपका, चूंकि ड्यू टू द ट्रांजिटरी इनकम आप क्या करते हैं, आपका कंजप्शन बढ़ जाता है और इनकम, तो यानी आपका जो ये an average propensity to consume that is higher than the average long run propensity to consume, यानी चूंकि निगेटिव ट्रांजिटरी इनकम है जो कि माइनस हो जाएगी, तो जो लॉन्ग रन में है वो ज़्यादा हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखो हायर देन द एवरेज लॉन्ग रन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दैट इज हायर देन द एवरेज लॉन्ग रन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी जो आपका एवरेज एपीसी क्या होता है, सी अपॉन वाई का रेशियो होता है, ठीक है। जब निगेटिव ट्रांजिटरी इनकम आपको शॉर्ट रन में मिल रही है तो वो ज़्यादा होगी, चूंकि आपका कंजप्शन उस बेसिस पे ज़्यादा होगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपका ज़्यादा होगा रेदर देन इन द लॉन्ग रन, क्योंकि लॉन्ग रन में तो केवल परमानेंट इनकम बचेगी। तो इसलिए ऑप्शन बी सही होना चाहिए, हाँ बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप इज अ सिचुएशन। लिक्विडिटी ट्रैप क्या है, किन्स कहते हैं कि लिक्विडिटी ट्रैप है कि भाई देखो अभी इसमें तो पहले लिख जाता है, लिक्विडिटी ट्रैप क्या है, ऐसा सिचुएशन है जहाँ के बाद इंटरेस्ट रेट गिरेगा नहीं। अब भाई कब तक गिरोगे तुम, जैसे ये अब ये है कि तुम कब तक गिरोगे, एक लेवल के बाद भाई एक आदमी भी कब तक गिर सकता है, एक लेवल तक गिरेगा उसके बाद उसे उठना ही उठना है, अदरवाइज वो वहीं पर रहेगा। तो लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है, लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है, ऑल पोटेंशियल इन्वेस्टर एक्सपेक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज इन फ्यूचर। बिल्कुल, जितने भी लोग हैं वो सब समझते हैं कि भाई अब इसकी औकात गिरने की खत्म हो चुकी है, अब ये नहीं गिरेगा, इससे ज़्यादा क्या ही गिरेगा ये, भाई जो आदमी गिर चुका है एक बार वो गिर चुका, अब उससे ज़्यादा उससे एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है कि भाई छोड़ो अभी ये नहीं गिरेगा, अब या तो ये उठेगा या तो वहीं रहेगा।
तो ऑल पोटेंशियल इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू राइज इन द फ्यूचर। जितने भी लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि अब चूंकि लिक्विडिटी ट्रैप में इकोनॉमी फंसी, तो अब इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटने के कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाना चाहिए और सही है। क्वेश्चन नंबर 8, इन हेरॉड्स मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इफ वारंटेड रेट इज बिलो, वारंटेड रेट की बात की जा रही है यहाँ पर, वारंटेड इन GW इज लेस देन GN, सॉरी हाँ GN, क्या कहते हैं, वारंटेड ग्रोथ रेट इन GW इज बिलो द नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, यानी GW क्या होगा, ये एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ से भी, मतलब अगर ग्रोथ वारंटेड ग्रोथ रेट जो है वो नेचुरल ग्रोथ रेट से कम है तो वो वारंटेड ग्रोथ रेट एक्चुअल ग्रोथ रेट से भी कम होगी। देन इट इज पॉसिबल टू मेंटेन द स्टेडी स्टेट ग्रोथ। और स्टेडी स्टेट ग्रोथ क्या होता है, स्टेडी स्टेट ग्रोथ क्या होता है, स्टेडी स्टेट ग्रोथ मतलब GW इज इक्वल टू GN इज इक्वल टू G, जिसको कहते हैं नाइफ एज इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी चाकू की धार के जैसा इक्विलिब्रियम होता है, जहां पर वारंटेड ग्रोथ रेट, आपका नेचुरल ग्रोथ रेट और आपका एक्चुअल ग्रोथ रेट इक्वल होता है। ठीक है, उस कंडीशन को हम वापस पाने के लिए क्या करेंगे, उस कंडीशन को हम वापस पाने के लिए सेविंग बढ़ा देंगे, कंजप्शन घटा देंगे। कंजप्शन घटा देंगे तो क्या होगा, जब कंजप्शन घटा देंगे एग्रीगेट डिमांड घट जाएगा, एग्रीगेट डिमांड घट जाएगा, फायरिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी लोग अनएम्प्लॉयमेंट होंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, यानी अल्टीमेटली हम कंटिन्यूअली इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, लगातार हम अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाकर हम अपने इस नाइफ एज इक्विलिब्रियम को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अपने इस इक्विलिब्रियम को प्राप्त कर लेंगे। एक लड़के ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था टेलीग्राम पे, मैंने उसका आंसर दिया था, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ था, शायद वो अपने किसी प्रॉब्लम में, मतलब किसी आंसर से वो परेशान था कि वो कंफ्यूज था, शायद वो इसमें और इसमें कंफ्यूज था। मैंने बाद में उसको समझाया कि नहीं, ये वाला आंसर जो है वो सही होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, रुक जाओ, which of the following is not a feature of the AW Phillips इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ। ठीक है, फिलिप्स का आप बहुत अच्छे जानते हैं कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच ट्रेड ऑफ दिखाता है। ट्रेड ऑफ यानी उल्टा संबंध, यानी इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है, और इससे पहले इन्फ्लेशन से पहले यहाँ पर वेज रेट रखा गया था। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, अ नॉन लीनियर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बिल्कुल सही, क्या ये ऐसे रहता है ना, नॉन लीनियर, ये इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड द रेट ऑफ एक्सचेंज इन वेज रेट। मैंने बताया ना कि इन्फ्लेशन को पहले वेज रेट भी रखा था, उसके बाद उसको जो है इन्फ्लेशन से कनेक्ट किया था। देयर इज अ लूप बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज लूप होता है, अराउंड लूप होता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी सही है। द वेज इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप इज प्रेडिक्टेबल, बिल्कुल वेज इन्फ्लेशन रिलेशनशिप ऐसा है कि जब वेज बढ़ाओगे, ठीक है, डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो जो उसे क्या कहते हैं, स्पिरिट क्या होती है, एनिमल स्पिरिट बढ़ेगी, तो लोग प्रोडक्शन करने के लिए सोचेंगे, और जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, यानी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो द वेज इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप इज प्रेडिक्टेबल। फिर लास्ट में फिलिप्स कर्व शिफ्ट्स व्हेन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन शिफ्ट्स। जब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन शिफ्ट होता है ना, तो फिलिप्स कर्व शिफ्ट नहीं होता है, बल्कि मूवमेंट अलॉन्ग द फिलिप्स कर्व होता है। ठीक है, मूव कर जाता है, ठीक, मूव कर जाता है, ना कि वो शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होना और मूवमेंट अलॉन्ग मतलब शिफ्ट होना, जैसे ये फिलिप्स कर्व है, ये शिफ्ट हो गया, और मूवमेंट अलॉन्ग मतलब ये इसी कर्व पर जो है एक्टिविटी करता रहे। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सपोज देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट एंड वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल एंड इंक्रीज इन द नॉमिनल मनी सप्लाई। अरे भाई, जब ये बात कर रहे हैं कि सपोज यहाँ ये है, यानी एग्रीगेट सप्लाई ये है, एग्रीगेट सप्लाई ये किसने माना था, क्लासिकल्स ने मान लिया था। ठीक है, एंड इंक्रीज इन द नॉमिनल मनी सप्लाई, अगर मनी सप्लाई बढ़ाओगे तो रियल वेरिएबल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, रिड्यूसेस द रेट ऑफ, देखो लाइट आ गई और आकर गई भी लगता है, reduces the rate of interest and charges the composition of output, causes the proportional increase in the real output, has no effect on the real money supply or the composition of output। ठीक है, नॉमिनल मनी सप्लाई बढ़ाने से रियल मनी सप्लाई और कंपोजिशन आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the context of Mundell-Fleming model of open economy, consider the following variables that shift in the IS function। ठीक है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, शिफ्ट की बात की जा रही है यहाँ पर, ना कि अपवर्ड शिफ्ट की बात की जा रही है, ना कि डाउनवर्ड शिफ्ट की बात की जा रही है। ठीक है भाई, जब IS कर्व है ये, तो या तो ये अपवर्ड शिफ्ट होगा या तो ये डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, लेकिन ना तो यहाँ अपवर्ड की बात की जा रही है, ना तो यहाँ डाउनवर्ड की बात की जा रही है। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। अब चलो समझो क्या, अ राइज इन द एक्सचेंज रेट, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है तो क्या
IS कर्व शिफ्ट होगा, बिल्कुल IS कर्व शिफ्ट होगा, किधर की ओर, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। एंड इंक्रीज इन फॉरेन इनकम, अगर फॉरेन इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी और ये अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कट इन टैक्स, अगर टैक्स कट जाएगा तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, यानी फिर ये अपवर्ड रूप से हो जाएगा। अ फॉल इन एक्सचेंज रेट, ठीक है, अ फॉल इन एक्सचेंज रेट, अगर एक्सचेंज रेट घटता है, ठीक है, अगर एक्सचेंज रेट घट जाता है, देन अ राइज इन द एक्सचेंज रेट, अ फॉल इन द एक्सचेंज रेट, थोड़ा सोचने दो इसको मुझे। अ फॉल इन द एक्सचेंज रेट, अगर एक्सचेंज रेट घटता है तो क्या हो जाएगा, एक्सचेंज रेट देखो, अ राइज इन द एक्सचेंज रेट का क्या मतलब हुआ, यानी अगर $1 ये है 54 रुपीज़ का, तो राइज इन द एक्सचेंज रेट यानी आपकी जो करेंसी है वो डेप्रिसिएट हो गई है, ठीक है, यानी डिवैल्यूएट हो गई या डेप्रिसिएट हो गई, यानी $1 इज इक्वल टू अब हो जाएगा ये 60 रुपीज़, ठीक है, तो ये 60 रुपीज़ हो जाएगा। तो हमको तो इसमें केवल फॉल इन द एक्सचेंज अगर बात करें तो $1 बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 50 रुपीज़, क्योंकि फॉल इन द एक्सचेंज रेट घटा, यानी आपकी करेंसी अप्रिसिएट हो गई। तो ये हमें लग रहा है इसमें अ राइज इन एक्सचेंज रेट एंड इंक्रीज इन द फॉरेन इनकम, अ कट इन टैक्सेस, अ फॉल इन द एक्सचेंज रेट। मुझे जब राइज इन द फॉल इन द बात हो रही है तो मुझे तो इसमें चारों ऑप्शन लगे, क्योंकि शिफ्ट तो फिलहाल सारों से हो जाएगा, अदरवाइज ये 2 ही होना चाहिए। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ठीक। तो अ फॉल इन द एक्सचेंज रेट क्यों नहीं होगा, ये बात थोड़ा समझने वाली है। अ फॉल इन द एक्सचेंज रेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि अ राइज इन द एक्सचेंज रेट होगा, ओके। अ फॉल इन द एक्सचेंज रेट, अगर एक्सचेंज रेट गिर जाता है यानी अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होता है, और अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी से क्या होगा, आपके इम्पोर्ट जो है वो घट जाएंगे, आपके एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, ठीक है, आपके एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, जस्ट अ मिनट, आपके एक्सपोर्ट क्या होंगे, वो कम हो जाएंगे, और इम्पोर्ट क्या होंगे, वो आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है, वो आपके बढ़ जाएंगे, यानी एक्सपोर्ट आपका कम हो जाएगा जब एक्सचेंज रेट क्या होगा, फॉल होगा। और अगर एक्सचेंज रेट राइज हुआ यानी आपकी करेंसी डेप्रिसिएट हुई, अगर आपकी करेंसी डेप्रिसिएट हुई यानी आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और आपकी फॉरेन इनकम बढ़ जाएगी, यानी आपका ये जो है शिफ्ट हो जाएगा, इसीलिए ये जो है ये नहीं है, ठीक है। 1 एंड 3 यहाँ एक्सपोर्ट मतलब एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का थोड़ा सा दिमाग लगा के लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब फॉल इन एक्सचेंज रेट होगा तो यानी आपकी करेंसी अप्रिसिएट हो गई, और अप्रिसिएशन में क्या हो जाएगा, आपका एक्सपोर्ट गिर जाएगा, एक्सपोर्ट गिर जाएगा तो आपका क्या होगा, जो फॉरेन इनकम वो कम हो जाएगा, और फॉरेन इनकम कम हो जाएगी तो आपका IS का शिफ्ट नहीं होगा। चलो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज हैज़ बीन सेट अप इन इंडिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ BPL फैमिली। देखो BPL फैमिलीज इन अर्बन एरियाज़ की जब हम बात करते हैं, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन इन अर्बन एरियाज़, तो उसमें हासिम कमेटी की जो है को बनाई गई थी, तेंदुलकर कमेटी बनाई गई थी, ऑल इंडिया लेवल पर पॉवर्टी को नापने के लिए सुरेश तेंदुलकर कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। लकड़वाला कमेटी 1993 में बनाई गई थी, लकड़वाला कमेटी। और सक्सेना कमेटी जानते हो, रूरल डेवलपमेंट, रूरल पॉवर्टी और डेवलपमेंट के लिए बनाई गई थी। सक्सेना रिव्यू कमेटी थी, मेथोलॉजी को रिव्यू करने के लिए। और तेंदुलकर कमेटी बनाई गई थी कि आप जो है आप पता करो कि ऑल इंडिया लेवल पे पॉवर्टी कितनी है, और लगभग इन्होंने 21% बताया था, क्यों, तो यहाँ पर हासिम कमेटी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द 5-year प्लान्स हैज़ लेड एम्फेसिस ऑन द फास्टर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। फास्टर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं तो हम उसमें 12 5-year प्लान की बात करते हैं। अगर केवल अभी यहाँ पर इंक्लूसिव ग्रोथ होता तो उसमें हम 11 5-year प्लान की बात करते हैं, क्योंकि 11 5-year प्लान को हम इंक्लूड किए थे, क्योंकि हम इंक्लूसिव ग्रोथ को इंक्लूड किया था हमने 11 5-year प्लान में, जबकि हमने फास्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की थी 12 5-year प्लान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, growth of Indian agriculture has been slowed down since the adoption of new economic policy due to low increase in crop yield। बिल्कुल सही, लो इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड, जब भाई लोगों को जो है इतनी आय ही नहीं मिलता है, ठीक है। लो इंक्रीज इन द क्रॉप में इसका इंक्रीमेंटेशन इतनी तेज़ी से होता ही नहीं है। लो और नो पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये भी सही रीज़न है, ठीक है। उसके बाद कौन सा रीजन आता है, स्टैगनेंट ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजी जो है वो स्टैगनेंट थी। लो रिटेल मार्केट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, आंसर द क्वेश्चन बाय द सेलेक्टिंग द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द कोड्स गिवन बिलो। एक्चुअली कंडीशन क्या हुई ना, लो रिटेल मार्केट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोसीजर, एक्चुअली जब मार्केट प्राइस कम हो जाती है तो उसमें तो हम MSP पे ख़रीद लेते हैं, तो हमें नहीं लगता कि जो एग्रीकल्चर स्लो हुआ उसमें लो रिटेल ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का कोई
हाल रहा। स्टैग्नेंट ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी ठीक है, एक बार माना जा सकता है इसको। तो आई थिंक 1, 2 एंड 3 होना चाहिए इसका आंसर। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 1, 2 एंड 3 जो है इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मैंने बहुत पहले इसको लगाया था, जब मैंने पीपीटी बनाई थी तो भी मैंने इसको लगाया था, लेकिन उसमें थोड़ा दिमाग से उतर गया। ठीक है, अदरवाइज आंसर मुझे याद रहते नॉर्मली। अकॉर्डिंग टू द मॉनेटरिस्ट मनी सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट्स, देखो सिंपल इसमें क्या बात करें, M1, M2, M3, M4। ठीक है, M4 इसी में है। तो सबसे ब्रॉड मनी किसको कहते हैं, M3 M4 को कहते हैं। तो नॉर्मली यूज़ करते हैं M3। तो M3 में क्या कर, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट सब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड सब मार्केट ऑफ द मनी मार्केट। कौन सा सब मार्केट नहीं मनी मार्केट है? कोलेट्रल लोन मार्केट, डिस्काउंट मार्केट, बॉन्ड मार्केट, एक्सेप्टेंस मार्केट। तो इसमें बॉन्ड मार्केट तो शेयर बाजार में आ जाते हैं फिर हम। ठीक, शेयर मार्केट में आते, तो सब मार्केट नहीं है। ठीक है, तो सब मार्केट बॉन्ड मार्केट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, द वर्किंग ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स रिवेल्ड दैट दे इरोडेड देयर कैपिटल बेस। द वर्किंग ऑफ आरआरबीज रिवेल्ड दैट दे इरोडेड देयर कैपिटल बेस। उन्होंने अपना कैपिटल बेस इरोड कर दिया है। रीजन क्या है? मैनी आरआरबीज आर नॉन वाइबल एंड हैविंग हाई ऑपरेशन कॉस्ट। ठीक है, ये दोनों फैक्ट सही हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया? रिवेल कर दिया कि हाँ इरोडेड दैट देयर कैपिटल बेस को हटा दिया। ठीक है, वो बता दिया। मैनी आरआरबीज हैव नॉन वाइबल एंड हैविंग हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये भी एक लेवल तक सही है। लेकिन दोनों में लिंक ढूंढा जाए, अगर मैनी आरआरबीज आर नॉन वाइबल एंड हैविंग हाई ऑपरेशनल कॉस्ट, तो क्या कोई लिंक मिल रहा है? भाई बहुत सारे आरआरबीज को वो नॉन वाइबल नहीं है और उनका हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट है। इसके लिए उन्होंने अपने मतलब कैपिटल बेस को रिवेल कर दिया। इसमें मतलब कोई लिंक हमें मिल नहीं रहा, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो जाना चाहिए? बोथ ए आर एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई एज अ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, बिल्कुल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को कौन मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है? आरबीआई करती है। नेशनल हाउसिंग बैंक भी एक जो ऑल इंडिया लेवल के इंस्टीट्यूशन इसको मॉनिटर करता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो एक कॉमर्शियल बैंक है। ठीक है, और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी, इसको भी आरबीआई क्या करता है? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में इसको मॉनिटर करता है। तो यहाँ पर 1, 2 और 4, 1, 2 एंड 4 ऑप्शन में है ही नहीं है, और 1, 2 एंड 4 ऑप्शन में, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, कोर इन्फ्लेशन। बहुत सिंपल शब्द है, कोर इन्फ्लेशन इज मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। जब हम इन्फ्लेशन को मापते हैं समय वोलेटाइल चीज़ों को हटा देते हैं उसमें से, यानी वोलेटाइलिटी में क्या, फूड और एनर्जी सबसे ज़्यादा वोलेटाइल प्राइस होती है, उन सबको निकाल कर हम फिर जब इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हैं तो उसको कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? दैट इंक्लूड्स आइटम, नहीं इंक्लूड वाला कोई बात ही नहीं है। दैट एक्सक्लूड आइटम दैट फेस वोलेटाइल प्राइसेस मूवमेंट नोटेबली फूड एंड एनर्जी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज प्राइमरली कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ। सिंपल है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो 1966 में स्टार्ट हुआ था, एक्चुअली 1966 में तो ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था पायलट प्रोजेक्ट, और उसके थ्रू और भी उससे पहले से काम 1964 अन्य प्लान्स के थ्रू वो चलता आ रहा था। तो उसमें सबसे ज़्यादा व्हीट पर फोकस किया गया। ठीक है, यानी गेहूँ पर व्हीट मतलब गेहूँ ही तो है, गेहूं पर सबसे ज़्यादा फोकस किया। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, पल्सेस, ऑल सीड्स, गेहूं पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड मैनेजमेंट। फूड मैनेजमेंट आखिर हम क्यों करते हैं? हमारे यहाँ FCI लाइट फिर से आ गई। ठीक है, हमारे यहाँ FCI जो है वो यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, फूड मैनेजमेंट का काम करती है। तो फूड मैनेजमेंट हमारे यहाँ क्यों किया जाता है? प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड गेन्स फ्रॉम द फार्मर्स एट द रिम्यूनरेटिव प्राइसेस। ठीक है, बिल्कुल हम उसको रख लेते हैं और एक अच्छे दाम पर उनसे खरीद लेते हैं। रिम्यूनरेटिव प्राइसेस होती हैं, या जिसको MSP, ठीक है, MSP मार्जिनल मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, उन पर खरीद। रिम्यूनरेटिव प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है और एक होता है रिम्यूनरेटिव प्राइस। ठीक है, क्या डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन देम, आप थोड़ा मुझे बताइएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू कंज्यूमर एट द अफोर्डेबल प्राइसेस, बिल्कुल सही है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कि अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाए। मेंटेन्स द फूड बफर्स फॉर द फूड सिक्योरिटी, भाई नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हमको इसको करना है। और साथ प्राइस स्टेबिलिटी, बाय द वे के भी गेहूँ चावल या इन सब के प्राइस बढ़ गई तो उसमें क्या होगा, हम उसको सप्लाई बढ़ा देंगे और उसके प्राइस को कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए आप कि FCI में जब हम बफर स्टॉक की बात करते हैं तो नॉर्मली हम कौन कौन से अनाज को रखते हैं? बफर स्टॉक में हम कौन कौन से अनाज को रखते हैं? तो इसमें फिलहाल तो ऑल ऑफ द अबव आंसर सही हो जाएगा। ठीक है,
तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22, अ किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर। इसको 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च किया गया था और काफ़ी बेनिफिशियल, किसानों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल स्कीम है, जिसमें उनको जो है वो अकाउंट में, उन्हीं के अकाउंट में, यानी बैंक में अकाउंट खुलेगा, वहीं पर उनका मतलब अकाउंट चलेगा और उसी में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा एज अ लोन। ठीक है, बाद में बहुत ही मिनिमम जो है उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। और इस बार तो काफ़ी कुछ माफ़ भी कर दिया गया, जिनका 1 लाख तक का था किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत, उनको जो है जब से यहाँ पर यूपी सरकार में जब योगी गवर्नमेंट बनी थी तो उसमें जो है माफ़ भी किया गया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इज अ प्री कंडीशन टू रेज द शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर इन जीडीपी, यानी इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हमें इंक्रीज करना है तो उसका जो है हमें प्री कंडीशन क्या होनी चाहिए, टू रेज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी, टू रेज to ensure the national food security, to provide livelihood and nutritional security, all of the above। तो सिंपल, जहाँ all of the above होता है ज़्यादातर चीज़ें all of the above पर डिपेंड होती है, तो all of the above आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, आइटम्स ऑफ सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूड एजुकेशन एंड स्पोर्ट, एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट, मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। देखो, स्टेट गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर सोशल सेक्टर में एक्सपेंडिचर करती है तो एजुकेशन एंड स्पोर्ट करती है, बिल्कुल सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर हो गया, मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटी भी हो जाती है, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन भी आ जाता है। लेकिन जब एनर्जी और ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो इसे हम इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इसको हम कहते हैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, और इसको जो है नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, साथ में ज़्यादातर शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो यहाँ पर 1, 3 एंड 4 हो जाएगा, 1, 3 एंड 4, यानी ऑप्शन बी सही हो जाना चाहिए और सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, मैच द आइटम लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से हमें क्या करना, मिला देना। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी जब बात करते हैं उसको एडोल्फ वैगनर का नियम था कि स्टेट की एक्टिविटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़ है, यानी एडोल्फ वैगनर का ये जो थ्योरी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की बात करते हैं तो वाइजमैन एंड पिकॉक की बात करते हैं। फेडरल फाइनेंस और फंक्शनल फाइनेंस को आप जो है गूगल करके पढ़ लीजिएगा। फेडरल फाइनेंस की जब हम बात करते हैं तो ये दिया गया था R.N. भार्गव के द्वारा, और फंक्शनल फाइनेंस की अबब पी लर्नर ने इसको दिया था। ठीक है, जिन्होंने बाद में लर्नर ने और सारे कुछ दिए हैं, जैसे जब टर्म्स ऑफ ट्रेड की, टर्म्स ऑफ मोनोपोली पावर की जब बात की जाती है तो वहाँ पर लर्नर आता है। मर्सर और लर्नर ने काफ़ी सारा काम साथ में किया है। जब हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी अप्रोच पढ़ते हैं तो मार्शल और लर्नर को वहाँ पढ़ते हैं, अबब पी लर्नर। ठीक है, तो फंक्शनल फाइनेंस दिया गया था अबब पी लर्नर द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 लास्ट में, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, अरेंज द फॉलोइंग रिपोर्ट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द गिवन कोर्स। कमेटी ऑन टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल वेल्थ एंड इनकम, रिपोर्ट ऑन टास्क फोर्स। अरे बाप रे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्वेश्चन जो है काफ़ी खतरनाक होता है। तो इंडियन टैक्स रिफॉर्म्स, रिपोर्ट ऑफ सर्वे, टैक्स रिफॉर्म, चलैया कमेटी, वाचू कमेटी, रेखी कमेटी, ये सब बनाए गए थे। रेखी कमेटी और इन सब कमेटीज़ का निर्माण हुआ था। 13 फिनेंस कमीशन, सबसे लास्ट में तो 3rd वाला रहेगा। चलिए इसका मैं ऑप्शन ही दिखा देता हूँ, इसका मुझे मतलब याद नहीं है। कमेटी ऑफ टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल वेल्थ एंड इनकम, ये ऐसे काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 4, 1, 2 एंड 3, यानी सबसे पहले इंडियन टैक्स रिफॉर्म आया था, उसके बाद कमेटी ऑन टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल वेल्थ एंड इनकम, रिपोर्ट ऑफ द टास्क फोर्स ऑन डायरेक्ट टैक्सेस, फिर 13th फिनेंस कमीशन 2010 to 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट अ टैक्स ऑन वेज इनकम फॉल्स वोली ऑन लेबर इफ। ठीक है, कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर हम वेज इनकम, जो वेज दी जाती है, अगर उस पर इनकम टैक्स जो लगता है वो गिरेगा कब, जब लेबर सप्लाई इनइलास्टिक होगी, इलास्टिक होगी, हाईली इलास्टिक होगी, या इनफाइनाइट होगी, या डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स हैज़ इनफाइनाइट इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर जब लेबर सप्लाई इनइलास्टिक होगा, ठीक है, जब इनइलास्टिक लेबर सप्लाई होगा तब जो है उनके वेजेस पर जो इनकम टैक्स लगाया था वो कम हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। The apex financial institution responsible for the development of small and micro industries in India is IDBI, SIDBI, NABARD या none of the above। तो सिंपल, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक फॉर इंडिया यानी SIDBI जो है वो क्या करती है, वो डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। SIDBI आ जाता है, इसका आंसर सही हो जाएगा SIDBI। क्वेश्चन नंबर 29, द जनरल मेथड यूज टू सॉल्व द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए इंडिया में कौन कौन से मेथड है, तो नॉर्मली इसमें कलेक्टिव बार्गनिंग, कंपल्सरी आर्बिट्रेशन,
एडजुडिकेशन डिसीजन बाय द ट्रेड यूनियन। तो इसमें कंपलसरी कलेक्टिव बार्गेनिंग और एडजुडिकेशन, ठीक है, यानी 1 और 3 यहाँ आंसर सही हो जाएगा आपका। और कई सारे मेथड, लेकिन अब मैं इसको कभी और भी किसी और वीडियो में जो है डिस्कस करूँगा, ठीक है। थोड़ा मैं थका हुआ हूँ, लग रहा है मुझे खुद ही फील हो रहा है कि मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। चलिए, अभी मैंने आज देर हो गई ना, तो डिनर भी नहीं हुआ है, सॉरी डिनर कह रहा हूँ, और लंच भी नहीं हुआ, दिमाग अब काम करना बंद हो चुका है बिल्कुल, ठीक है। लंच को डिनर, डिनर को लंच कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, और उसके बाद हम चलेंगे क्या करने, भोजन करने। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इज अ हाई नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री दैट हैज़ डेवलप्ड रैपिडली मेनली ऑन इट्स ओन मेरिट्स इन इंडिया। ये तो इतने बड़े क्वेश्चन के क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते इसे आप थक जाओ, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है कि जो देखो, जब .com बस प्रॉब्लम आई थी 2001 में, 2000 में, तो उस समय जो है आईटी सेक्टर, उसके बाद इंडिया के आईटी सेक्टर बहुत सारा, मतलब बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ। Information technology industry is a high knowledge based industry that has developed rapidly mainly on its own merits in India। ठीक है, बिल्कुल सही। Industry that is based on high knowledge does not need any significant support from the government, nor there is much scope for the outside interference। बिल्कुल दोनों चीज़ें सही हैं, और both A and R are the correct explanation। So इस वीडियो में आपके 30 के 30 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। जो भी क्वेरीज होगी आप कमेंट थ्रेड में लिखिएगा, मैं फिर उसको सॉल्व करने की प्रयास, मतलब मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगा ही करूँगा, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ये स्लाइड बची है, उसमें आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी केयरफुल, बाय बाय।